ये 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 29/11/2020 को। ये मेंस का सवाल है, पॉलिटी का हिसाब मेंस का जो 2020 में हुआ था। यहाँ से सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ 29/11/2000 मेंस का है नहीं, ये मेंस का सवाल है। चलिए साहब, पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने मतलब जो भी राजनेता का पद है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या फिर न्यायालय का जो भी भारत में महत्वपूर्ण पद होते हैं, संवैधानिक पद, उसमें वरीयता क्रम मतलब किसकी वरीयता सबसे अधिक है और किसकी वरीयता कम है, इसके क्रम को चुनने के लिए बोलता है। तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ना गड़बड़ है ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी गड़बड़ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ तक ठीक है। राज्यों के राज्यपाल, ये भी ठीक है। और भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सही है। तो आंसर साहब यही हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम से कई बार सवाल पूछा जाता है। तो वरीयता क्रम किस प्रकार से, कई बार पूछा जाएगा वरीयता क्रम, ठीक है। बीपीएससी भी पूछा है वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था का वरीयता क्रम देख लेते हैं पहले। तो पहले स्थान पे जो आता है, सबसे पहला पद वो होता है संवैधानिक पद, राष्ट्रपति का। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन सा है? राष्ट्रपति का पद होता है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीन वो क्रम से याद रखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। ये वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होगा तीनों। उसके बाद है राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्यों में, राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो अपने राज्यों में वरीयता क्रम में चौथे स्थान पे आते हैं। और राज्यपाल के बाद आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर देखिए पाँचवा में, 5 के क में जो आते हैं वो आते हैं उप प्रधानमंत्री। कौन आते हैं? उप प्रधानमंत्री, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए छठा में आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। देखिए छठा वरीयता क्रम है इसका। कई बार ये पूछ देगा कि कौन से वरीयता क्रम पड़े। तो छठा वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। सातवें में आ जाते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो केंद्र का जितने भी मंत्री होंगे वो आ जाएंगे। उसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में आ जाएंगे। फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये भी आ जाएंगे। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का जो नेता होता है, ये सारे का जो वरीयता क्रम होता है वो 7वां होता है, ठीक है साहब। उसके बाद 7 के क में वरीयता क्रम है। और इसमें भारत रत्न सम्मान धारक मतलब भारत रत्न जो प्राप्त करता है, एक बात याद रखिएगा, केवल और केवल जितना भी पुरस्कार दिया जाता है उसमें केवल भारत रत्न को ही वरीयता क्रम में शामिल किया गया। कई बार सवाल यहाँ आएगा, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को वरीयता क्रम में शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत रत्न। और इसका क्रम कौन सा है? 7 का क है। उसके बाद 8वां स्थान पे आते हैं कौन? राजदूत। 8वां स्थान पे राजदूत। और 9वें स्थान पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने पे थे? 6 पे। और बाकी न्यायाधीश कितने पे? 9 पे। याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश 6 पे, बाकी न्यायाधीश 9 पे, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 9 के क में आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये आ जाएंगे। फिर 10वें नंबर पर आ जाएंगे राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य के मंत्री। केंद्र में जो राज्य मंत्री होते हैं ना, वो आ जाएंगे। तो इतना क्रम 10 क्रम तक आप लोग याद रखिएगा साहब। 2-4 बार अगर क्रम से 3-3 का जोड़ा लगा के याद करिएगा तो फिर याद हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ पर विधानसभा हो और विधान परिषद हो, तो इसका मतलब है कि दोनों एक किस प्रकार का सदन हुआ? द्विसदनात्मक सदन हुआ। तो आपको पता है, तो आप सबसे पहले विधानसभा तो हर जगह होगा, विधानसभा हर जगह होगा। तो जहाँ विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद हर जगह नहीं है, विधान परिषद केवल अब 6 जगह है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है। तो विधान परिषद देखिएगा, बताइए। अब तू मजे कर,
अब तू मजे कर। ठीक है, तो ए से हो गया आंध्र प्रदेश, बी से हो गया बिहार, बी से हो गया बिहार, टी से हो गया तेलंगाना, टी से तेलंगाना, तो इसका मतलब तेलंगाना में द्विसदनात्मक है। यू से हो गया यूपी, एम ए से हो गया महाराष्ट्र, तो इसका मतलब महाराष्ट्र में भी द्विसदनात्मक बिल्कुल है क्योंकि विधान परिषद है। और जे से तो जम्मू कश्मीर यहाँ ख़त्म ही हो गया क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनते के साथ यहाँ ख़त्म हो गया। अकड़ से हो गया कर्नाटक, तो मतलब केवल जो है सो केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद बचा हुआ है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र और तेलंगाना की बात किया तो विधान परिषद है और विधानसभा पहले से ही है, तो इसका मतलब द्विसदनात्मक है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो ठीक है, गलत वाला हमको ढूंढना है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा की कितना होगा? 1/3। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी, ये गड़बड़ है। ये 40, ये पहले भी बताए हुए, ये पहले भी बताए हो। न्यूनतम कितना होगा? 40 होगा। और ऐसे क्या होगा? विधानसभा का 1/3 होगा और न्यूनतम होगा तो केवल और केवल 40 होगा न्यूनतम। ठीक है ना? कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्यों का निर्वाचित होता है। सही बात है, बिल्कुल सही। हम बताए थे कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला वहाँ से 1/6। ठीक है, और नेता जितना होगा, चाहे स्थानीय निकाय का नेता हो या विधानसभा का सदस्य हो, ये सब सारे जगह से कितना? 1/3, 1/3। यही था ना साहब? ये बातें पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए साहब, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अब। चलिए, इसमें आंसर हो जाता कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है। ये गड़बड़ था, तो गड़बड़ वाला भी क्या हो जाता? आंसर हो जाता, क्योंकि 40 होता। ठीक है साहब? चलिए, विधान परिषद में निर्वाचन। विधान परिषद में निर्वाचन कहाँ कहाँ है? तो भारत में केवल 6 राज्य में है, जिसमें आंध्र प्रदेश जहाँ कितना है? 50 सीट, बिहार कितना है? 75 सीट, तेलंगाना कितना है? 40, यूपी कितना है? 99, महाराष्ट्र कितना? 78 और कर्नाटक कितना? 75। ठीक है सर? यूपी का 100। चलिए, अब यूपी का 100 हो गया ना? चलिए, यूपी का 100। तो इस तरह से बाकी विधान, क्योंकि आपको पूछा विधान परिषद ना साहब, विधान परिषद अगर आपको पूछा है तो आप चल जाइएगा बिहार एसआई का जो पीटी 2021 का करवा है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ पर सारे अनुच्छेद वगैरह चीज़ें बताया गया है। ठीक है साहब? वहाँ जाकर के और भी बारीकी से आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो देखिए, जनमत संग्रह ये तो बिल्कुल है, प्रत्यावर्तन ये भी सही है, आरंभक ये भी सही है, और जरीमैंडरिंग यही नहीं होगा, यही नहीं होगा साहब। अब जरीमैंडरिंग होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो जरीमैंडरिंग ये लोकतंत्र का प्रत्यक्ष साधन नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का निर्वाचन करते समय जरीमैंडरिंग की कूटनीति का प्रथा का प्रयोग किया जाता है। जब मतलब निर्वाचन क्षेत्र जिस समय तय किया जाता है, चुनाव क्षेत्र, उस समय जरीमैंडरिंग कूटनीतिक रूप से तय किया जाता है। जरीमैंडरिंग की प्रथा जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है? यूएसए से। अब देखिए, ये होता क्या है? अब देखिए, क्योंकि पूछा आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे? वैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जनता कभी भी सत्ता छोड़ने को कह सकती है, तब इस प्रकार का लोकतंत्र क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। मतलब हम किसी प्रतिनिधि को चुने, जनता किसी प्रतिनिधि को चुना और किसी भी समय जनता बोल सकता है उस प्रतिनिधि को पद से हटने के लिए, तो और वो हट जाए वो, तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है साहब? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनता की क्या होती है? सहभागिता होती है। कानून निर्माण जब भी होगा तो उसमें जनता की सहभागिता होती है। चलिए साहब, उसके बाद है देखिए, क्योंकि लोकतंत्र की बात आई तो आपको पता है कि अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन नाम सुने हैं ना? अब्राहम लिंकन, इन्होंने जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने बताया कि जनता का लोकतंत्र क्या है। तो इन्होंने बताया जनता के द्वारा और जनता पर जो शासन होता है वही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का जो शासन होता है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। चलिए साहब, बस इसे इतना ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वही बात हुआ, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, एक ही बात हुआ, या जनता पर शासन। चलिए, आपातकाल की घोषणा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है?
मतलब सीधा ये कहना चाह रहा है कि जो आपातकाल जब लागू होता है तो कौन सा मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होता है, सीधा भाषा में ये कहना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा 20 और 21। आपातकाल भी अगर लगा दिया जाए तो आपातकाल के समय में सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का जो मौलिक अधिकार होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा साहब, अनुच्छेद 20 और 21 का मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होता है, बाकी समाप्त हो जाता है। बाकी जो समाप्त होता है 358 अनुच्छेद 358 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, 19 खत्म हो जाता है। 358 के तहत जब भी मौलिक अधिकार खत्म होगा तो अनुच्छेद 19 में जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है वो जो समाप्त करेगा राष्ट्रपति, वो करेगा 358 अनुच्छेद का प्रयोग करके, ये शायद बताए हुए होंगे पहले, ठीक है साहब। और बाकी 19 के बाद बाकी जितना भी खत्म होगा 20 और 21 को छोड़ के, 20-21 तो खत्म होगा ही नहीं, 19 खत्म होगा 358 के तहत, बाकी जितना भी खत्म होगा वो राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 359 के तहत। बाकी का जितना भी है सारे मौलिक अधिकार को क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स, क्योंकि अनुच्छेद जितना भी दिया है उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। चलिए अब देखिए, क्योंकि अनुच्छेद की बात किया, मौलिक अधिकार की बात किया, तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ जो भी अनुच्छेद है थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 जिसको बोलते हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी लोग, सभी व्यक्ति जो है क्या है, बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सभी कानून के सामने क्या है, समान है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में क्या, विधि के समक्ष समता, ठीक है। इसका मतलब राज्य सभी नागरिकों के लिए क्या है, समान कानून बनाएगा तथा समान रूप से सभी पर क्या होगा, लागू होगा, क्योंकि कानून के सामने सभी क्या है, समान है। यह किस में कहा गया, अनुच्छेद 14 में। तो याद रखिएगा 14। अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्या है, निषेध है। मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ये सारे आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और ये कानूनन क्या है, अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 15 का क्या है, यह उल्लंघन है। अर्थात इन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 15। 14 में क्या था, समता का अधिकार, विधि के समक्ष सारे लोग क्या है, समान है, सारे कानून क्या होगा, समान होगा। अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात राज्य सभी नियुक्तियों में सभी नागरिकों को क्या देगी, समान अवसर देगी। मतलब लोक नियोजन में अवसर, अवसर मतलब मौका, अवसर मतलब मौका, कि सभी व्यक्तियों को कोई भी नियुक्ति हो या किसी भी प्रकार की पद पर वैकेंसी आवे या कोई भी मौका हो तो वो मौका सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, समान होगा। ये अनुच्छेद कौन कहता है, 16 कहता है, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए अपवाद में है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्योंकि इसको कुछ आरक्षण दिया गया है तो यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलता है, इसीलिए करके इसको अपवाद में रखा गया है। चलिए साहब, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं, छुआछूत का अंत किया कौन सा, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, मतलब किसी के साथ आप भेदभाव छुआछूत के आधार पर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि छुआछूत के भेदभाव को निषेध किया गया है तथा इसे क्या बना गया है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो 14 में क्या था, विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में क्या था, जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या था कि लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब सभी लोगों को समान मौका मिलेगा। 17 में है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है साहब। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत होता साहब, उपाधियों का अंत होता, ठीक है। अर्थात सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा अगर भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी पुरस्कार को प्राप्त करता है तो उससे पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना आवश्यक होता है। मतलब आप किसी दूसरे देश का विदेशों से अगर आप पुरस्कार ले रहे हैं, आपको मिल रहा है, तो वो पुरस्कार लेने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना क्या है, आवश्यक है साहब, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से पुरस्कार या उपाधि नहीं ले सकता। एक तो पहला नंबर वीरता और विद्या से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो भी अनुच्छेद 18 के तहत। और उपाधियों का अंत इसलिए क्योंकि आप राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी देश से पुरस्कार या उपाधि नहीं ले सकते हैं।
भारत सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रपति इसी अनुच्छेद के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना संबंधित परमवीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र इत्यादि पुरस्कार क्या करता है, वितरित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या बोले। हाँ चलिए, अनुच्छेद 19, इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है जो उप अनुच्छेद में लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 19 में, क्योंकि 19 भी दिया था ना ऑप्शन में साहब, तो 19 में 6 प्रकार का। तो 19 का ए में है बोलने एवं प्रेस की स्वतंत्रता। महाभिभी आइए साहब, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो बोलने एवं प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में। 19 के बी में दिया गया शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। मतलब अनुच्छेद 19 का भी कहता है कि आप बिना हथियार लिए हुए शांतिपूर्वक एकदम आराम से कोई भी सभा, सार्वजनिक सभा क्या कर सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं। अनुच्छेद कौन कहता है ये, 19 का बी। अनुच्छेद 19 का सी कहता है कि अब संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई समूह बना सकते हैं, चाहे राजनीतिक समूह हो या किसी भी प्रकार का समूह हो, आप समूह बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत, 19 के सी के तहत। अनुच्छेद 19 का डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब आप देश के किसी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें नहीं लिखा रहता तो आप देखिएगा कि राज्य में कई जगह देखते हैं कि असम में बिहारियों को मारा गया, मुंबई में भगाया गया, अभी तमिलनाडु की बात हो रही थी कि वहाँ पर इस तरह की बात है, हिंदी भाषी को मारा जा रहा है, इस तरह का बात था। तो ये अनुच्छेद 19 का डी कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। ठीक है साहब, अनुच्छेद 19 का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 19 का ई। इसके तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। क्या है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ जो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र था उस पर रोक लगा हुआ था, लेकिन 370 जब से हटा है तब से वहाँ भी इसी तरह की बातें हो रही है, कहीं भी जा कर के आप बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का एफ, इसमें संपत्ति का अधिकार था, अब इसे हटा दिया गया। आपको पता है कि 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जब दिया गया था तो ये कानूनी अधिकार नहीं था उस समय। इस वजह से, क्योंकि संपत्ति अर्जन करने का अधिकार दिया गया था तो लोग गलत तरीके से भी संपत्ति का अर्जन कर रहे थे, इसी वजह से इसको हटा दिया गया 19 के एफ से। अब जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में जोड़ दिया गया और इसे मौलिक अधिकार नहीं बना करके कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब अगर आप अवैध रूप से संपत्ति को जमा करते हैं तो आपकी जांच हो सकती है, जबकि मौलिक अधिकार था तो उसमें आप जांच नहीं कर सकते कि आपका संपत्ति जो है अवैध है या वैध है। इसी वजह से इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है साहब, चलिए 19 का जी, कोई व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है और किसी भी प्रकार की जीविका चलाने का साधन का प्रयोग कर सकता है। ये 19 के जी में दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 20 भी दिया हुआ था ऑप्शन में। तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब अपराध अगर हुआ है तो उसके तहत जो व्यक्ति अपराधी होता है, जिस पर आरोप लगता है, उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला क्या है कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को केवल 1 सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गलती एक किया तो उसको 6 वर्ष आप जेल भी डाल दीजिए और फिर जब वो उससे मुक्त हो जाए तो फिर मन नहीं लगे वो जेले दिए थे फांसी चढ़ा देते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकता, ऐसा समझ में, जेल वाला मज़ा नहीं आया, फांसी वाला मज़ा आएगा आपको, ऐसा नहीं करना, ऐसा समझ बात है। तो इसके तहत मतलब समझ में आया बात, क्या करना चाहता है कि अगर आप एक अपराध किए हैं तो आपको केवल क्या होगा कि एक ही सज़ा मिलेगा, केवल एक ही सज़ा, ऐसे समझ बात है। इस तरह की बातें हैं। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, ना कि उसके पहले या बाद वाले कानून से। जिस समय आप अपराध किए हैं उस समय जो कानून है उस गलती के लिए वही सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा मिल गया और फिर बाद में कोई नया कानून बना तो फिर आपको बोलेगा नहीं अब उस कानून के तहत आपको सज़ा देंगे, ऐसा नहीं। जो उस समय है उसी के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब स्वयं के विरुद्ध मतलब से क्या बोले, अच्छा वो सब तो चलते रहेगा, वो सब तो राजनीतिक बातें हैं। तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आप गलती भी नहीं किए लेकिन आप पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि तुम कबूल करो कि हाँ गलती किया, तो इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। ये किसके तहत, अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है साहब, 3 प्रकार की स्वतंत्रता। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
क्योंकि आपको पता है कि 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है, तो वही 20 वाला था ना, समाप्त नहीं होता। अब 21 वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। 21 वाला में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या इसी को बोलते हैं निजता का अधिकार, या इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो कई बार सवाल आएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो याद रखिएगा 21। मतलब अर्थात विधि कानून के अलावा कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। मतलब आपका जो जान है ना, प्राण है, इसको कोई नहीं ले सकता। अगर आपको मार देता है या खुद भी अपने आप को मारते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब आप अपराधी हैं। आपको कोई मार दिया तो भी अपराधी, और आप खुद अगर कर लिए सुसाइड तो वो भी अपराधी हुआ। केवल कानून के द्वारा कानून का जो बनाया गया सिस्टम है, यानी कानून के द्वारा बनाया गया जो क्या कहिएगा नियम है, उस नियम के तहत अगर आपको मृत्यु दंड या किसी भी प्रकार का चीज़ें मिलता है तो वो मान्य होगा, बाकी सब क्या होगा, अपराधी होगा। समझ रहे? इसीलिए करके इसको बोला जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं, और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर कानून अगर आपको सजा देता है किसी भी प्रकार का मृत्यु दंड, तो फिर उस कंडीशन में इस अनुच्छेद के तहत आप नहीं जा सकते कोर्ट में। ऐसा नहीं बात है। चलिए नोट्स है कि सरकार का दायित्व है कि इसी में दिया गया है कि सरकार का दायित्व है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करे। क्योंकि अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो मनुष्य बीमार होगा, बीमार होने से मरेगा, तो इसका मतलब है कि उसके जान पर क्या है, खतरा है। इसीलिए करके राज्य का दायित्व है कि उसकी प्राण की रक्षा के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करे और पर्यावरण व्यवस्था बेहतर करे। ठीक है, ये अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 22 थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। और क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला नंबर ये कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब अगर कोई आपको थाना या कोई दरोगा आपको गिरफ्तार किया है, तो सबसे पहला नंबर अनुच्छेद 22 ये कहता है, आपको अधिकार देता है कि सबसे पहला नंबर आप पूछिए कि हमें गिरफ्तार किस कारण से किया गया है, तो कारण बताना होगा। उसको गिरफ्तारी का क्या होगा, कारण बताना होगा। और 24 घंटा के अंदर अगर मान लीजिए कि गिरफ्तारी का कारण बताया या नहीं बताया, ऐसे अधिकार है उसको बताने का। अगर बता भी दिया फिर भी 24 घंटा के अंदर, केवल आने जाने का जो समय लगेगा उसको छोड़ के 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना। मतलब न्यायालय में उसको पेश करना, मतलब आपको थाना में जो बंद करके रख सकता है केवल और केवल 24 घंटा। हाँ, बाद में अगर न्यायालय ये बात बोलता है कि नहीं और हमें कुछ रिमांड चाहिए, कुछ पूछताछ करने के लिए, तब न्यायालय उसको जितना दिन का टाइम देगा उतना दिन वो रख सकता है। समझे ना? चलिए, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार होगा। एक क्या हो गया, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, निवारक निरोध कानून, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक कानून और पोर्टो एक्ट का भी वर्णन इसी में किया गया है। जो भी देश विरोधी कानून जो है वो इसी के तहत बनाया गया है। ठीक है साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी अनुसूची होगा। आप देखिएगा कि जिस समय आपको पढ़ाते होंगे क्या पंचायती राज व्यवस्था, आपको नहीं पढ़ा है, 7 बजे वाला हम पढ़ाए थे पंचायती राज व्यवस्था, उसमें लिखाए होंगे नीचे में कहाँ पर जो है सो कितने स्तर का पंचायत है, कहीं पर 4 स्तर का बताए थे ना, 3 स्तर वो तो बताए थे आपको नॉर्मली, वो तो सेट में बताए थे ना आपको। लेकिन जब फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे थे तो उसमें देखिएगा कि नागालैंड में किस तरह का है, मिजोरम में किस तरह का है, वो बातें आपको बताए थे, कहीं 2 स्तरीय कहीं पर 4 स्तरीय। तो ये इस जिला परिषदों की जो है वो किस में आ जाएगा? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, 6ठी अनुसूची में। बाकी चीज़ें क्योंकि अनुसूची से पूछा है साहब, और आपको पता है कि 6ठी अनुसूची अगर इसका आंसर होगा तो बिहार एसआई मेंस का 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पर टोटल अनुसूची हम बता दिए। अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। और 12 अनुसूची किस में बता दिए हम लोग? बिहार एसआई मेंस का 2022 का जो सवाल है उसमें बता दिए। ठीक है साहब, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं फिर से। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्या बोले, एक सवाल और करवा दें? चलिए,
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। कई बार पूछते, विदेशी स्रोत में पढ़ाए होंगे कि राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है। शायद कल परसों भी सवाल किए हैं, कल भी सवाल किए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मतलब जो भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत है, आप देख लीजिए सवाल वहाँ से आया है ना, देख लीजिए। और उसमें भी मेंस का सवाल है साहब, मेंस में जबकि सारे क्रीम निकल के जाता है, पीटी में तो सब बैठ जाता है, लांगर लूला लूला सब बैठ जाता है, लेकिन जब मेंस में जाता है क्रीम सब जाता है ना साहब, तो क्रीम को ऐसा सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं बात है। तो आप देख लीजिए विदेशी स्रोत से सवाल आता है साहब, तो थोड़ा सा विदेशी स्रोत से पूछा, तो मेरा प्रयास है कि विदेशी स्रोत को क्या कर देंगे हम, समाप्त ही कर देंगे। चलिए, सबसे पहला नंबर है यूएसए, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था यूएसए, तो याद रखिएगा प्रस्तावना, मतलब हमारे संविधान में एक प्रस्तावना हो। देखिए, केवल प्रस्तावना की बात करेगा तो हम बोलेंगे कि यूएसए से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा, मतलब जो भाषा दिया गया, लैंग्वेज उसका, हम भारत के लोग भारत को इस तरह का जो लैंग्वेज है ये हम लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखें। हाँ, चलिए, उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हुआ कि जब कोर्ट न्यायालय किसी व्यक्ति को सजा दे दे और बाद में पता चले कि नहीं इस तरह का सजा इसके लिए सही नहीं था, तो वो ऐसा नहीं है कि एक बार सजा सुना दिया तो बिल्कुल वही मान्य हो जाएगा। उसके मन में लगेगा कि नहीं ये गलत किए, थोड़ा सा इसको छूट देना चाहिए था, या फिर कोई बहुत बड़ा गलती किया, कम ही सजा मिल गया तो उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, मतलब फिर से उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार के चीज़ों को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और ये किस देश से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब पूरे भारत में ना तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी पद सर्वोच्च नहीं है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है तो कौन है? संविधान है। कौन है? संविधान है। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है असंवैधानिक तरीका से तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। और ये भी प्रक्रिया किस देश से लिए हम लोग? यूएसए से लिए हैं। उसके बाद वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये भी किससे लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। उसके बाद है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रियाएं। ये भी कहाँ से लिए हम लोग? यूएसए से लिए हैं। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका जो है भारत का बिल्कुल स्वतंत्र होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। तो इसकी बात जो की गई है वो कहाँ से लिए गए हम लोग? यूएसए से। और आपको पता है कि न्यायपालिका क्या कहते हैं, ये भारत में स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र है, अभी हम नहीं बोलेंगे है या नहीं है, ये बात हम नहीं बोल सकते हैं ना साहब। तो चलिए, यूएसए से जो हम लिए हैं उसको बोल दीजिए तो एक बार प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए साहब, इतना हम लोग किससे याद रखेंगे? यूएसए से। चलिए, उसके बाद देखिए ब्रिटेन। ब्रिटेन से याद रखेंगे साहब एकल नागरिकता, ठीक है, संसदनात्मक प्रणाली, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की प्रणाली। देखिए, एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि केवल आप अगर भारत में तो केवल भारत की नागरिकता ले सकते हैं, दूसरे देश की नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद है द्विसदनात्मक व्यवस्था। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद को विशेष अधिकार दिया गया है कि कोई भी कानून, किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? प्रस्तावना की भाषा। देख लीजिए, आ गया प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है साहब। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, मतलब समन्वय दोनों में बना रहे, किस प्रकार से? तो इस तरह की व्यवस्था, जब तक केंद्र और राज्य मिलकर काम नहीं करेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए करके इसके समन्वय की जो बात की गई है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। वाणिज्य व्यापार, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। इसके अलावा वाणिज्य व्यापार समागम की स्वतंत्रता, ये सारे जो लिए हैं किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिए साहब। इतना याद रखिएगा, क्योंकि समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सारे महत्वपूर्ण है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारे पूछा जाता है साहब। नेक्स्ट देख लेते जल्दी से हम लोग।
आयरलैंड से देखिए नीति निर्देशक तत्व लिए हम लोग, क्योंकि भारतीय संविधान विदेशी स्रोतों से मतलब दूसरे संविधान से कुछ ना कुछ जोड़े हैं, उसी के बारे में पूछता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त जैसे कि साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में व्यक्तियों का मनोनयन, किसमें? राज्यसभा में ना, राज्यसभा में। क्या बोले? हाँ 80 का 3 ही है, तो इसको याद रखेंगे। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से। उसके बाद देखिए कनाडा, कनाडा से संघात्मक विशेषता मतलब संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली हम कहाँ लिए? कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिए है? कनाडा से। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ जो होगा केंद्र के पास होगा, मतलब जो विषय का वर्णन ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तो वैसे विषय पर कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब संघ और राज्य की क्या क्या शक्तियां होंगी, जैसे कि आप शक्तियों का विभाजन तो हो ही गया, राज्य जो ही राज्य सूची और संघ सूची हो गया, तो स्वाभाविक बात है शक्ति का क्या हो गया? विभाजन हो गया। चलिए उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय की परामर्शदायी न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय है ना 143 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी मैटर में सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मन होगा तो मान भी सकता है, मन होगा तो नहीं भी मानेगा। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया साहब? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान। आपको बताया कि आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान लिया गया है किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा साहब, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में है साहब, ठीक है साहब, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए यहीं से सवाल था ना, राज्यसभा के निर्वाचन की बात। चलिए उसके बाद रूस से याद रखेंगे एक मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार किसे था? यूएसए से। मौलिक कर्तव्य रूस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है विधि बनाने की, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है कि लोकसभा से पास करेंगे, फिर राज्यसभा से करेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिए? जापान से। उसके बाद फ्रांस से देखिए समता, बंधुता, भ्रातृत्व और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये सब किससे लिए? हम लोग फ्रांस से लिए हैं साहब, ठीक है ना। चलिए रहने दीजिए इतना ही, हाँ इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए।